शेयर बाजार में उठापटक का दौर जारी है, लेकिन अभी भी कुछ उम्मीदें बची हुई हैं। आज बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी? बाजार अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 13% नीचे आ चुका है। अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई हैं, जिनमें भारतीय बाजार को लेकर, इंडियन इक्विटीज को लेकर कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अच्छा खासा मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जेपी मॉर्गन स्टैनली, सिटी जैसे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट की। और इन पूरी रिपोर्ट को समझने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये बताने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनी 9 के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर विवेक मित्तल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सत्यम। सर, सबसे पहले जेपी मॉर्गन की ही रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इन्होंने 26,500 तक का टारगेट दिया है दिसंबर महीने तक का, यानी कि निफ्टी आने वाले समय में 26,500 पहुंच जाएगा। करंट लेवल से अगर हम देखें तो 15% का अपसाइड ये बता रहे हैं। आप इस रिपोर्ट से कहाँ तक सहमत हैं सर? देखिए, सहमत तो जब टारगेट हिट हो जाएंगे तो सभी सहमत हो जाएंगे। ये ज़्यादा अच्छा है। मेरे सहमत होने से या हमारे किसी के भी सहमत होने से ज़्यादा अच्छा है कि टारगेट हिट हो जाए। और ये टारगेट हिट होने के साथ साथ ये ऐसा नहीं कि 3 दिन में टारगेट हिट हो, ये आराम से धीरे धीरे करके हिट हो, ताकि लोगों का पैसा बने, क्योंकि खोया बहुत है लोगों ने पैसा। अब अगर हम कल उठे और अचानक से शेयर 20% का सर्किट लग जाए, 3 दिन में 60% चला जाए, ठीक है, प्रोसेस अच्छा है, फास्ट है। लेकिन अगर आपके पास शेयर ही नहीं है, आपने किसी वजह से मार्जिन ट्रिगर्स की वजह से आपने कुछ शेयर बेच दिए थे, तो आपको मौका तो मिले, मार्केट में मौका है अभी, लेकिन अब 26,500 होगा नहीं होगा, सबसे बड़ा संशय ही है। तो अब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन चूंकि अब मार्केट में करेक्शन के बाद ये रिपोर्ट आ रही है तो थोड़ी सी वाइबल हो जाती है जी। करेक्शन के बाद आपकी एक बनता है कि हाँ ठीक है, वैल्यूएशन भी कंफर्ट में है। और ज्यादातर ये रिपोर्ट्स बोल भी रही हैं कि जेपी मॉर्गन भी बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, इन सभी पर वो ओवरवेट है। तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंज्यूमर स्टेपल्स, यानी कि आपका एफएमसीजी और वो वाला जो इंडेक्स है पूरा संभाल गया। मार्केट में अच्छा खासा वेटेज उनका भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज होता है फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स अगर चल गए, यानी कि बैंकिंग आपका अगर चल गया, तो देखिए करीब करीब आपका जो 50% मार्केट है वो 2 इंडेक्स चला देते हैं, आईटी और बैंकिंग। अब अगर आप बैंकिंग पर बुलिश हैं तो समझ लीजिए कि आपका मार्केट चलेगा जी। और आईटी ऑलरेडी अपने हाई से ज्यादा दूर नहीं है जी। तो इन्होंने आईटी पे कोई सेल नहीं बोला, लेकिन हाँ ओवरवेट इन्होंने जिस सेक्टर पे बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट कही जा सकती है जी। और मार्केट में चिंता भी बनी हुई थी एफएमसीजी को लेके, कंजम्पशन की थीम को लेके ही चिंता बनी हुई थी, लगातार गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि इन्होंने अगर उस पर ओवरवेट रेटिंग दी है तो बिल्कुल ही ये अच्छी बात है। मैं दर्शकों से बता दूं कि हम आपको टॉपिक भी बताएंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं और जेपी मॉर्गन की भविष्यवाणी का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो टॉपिक्स भी आपके लिए काफ़ी अहम रहेंगे। जेपी मॉर्गन ने जो टॉपिक दिया है अपने इस रिसर्च रिपोर्ट में, वो हैं देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स, वरुण बेवरेजेस, जोमैटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनांस, एचडीएफसी, एएमसी, केफिन टेक्नोलॉजीज, एलआईसी हाउसिंग फिनांस, श्रीराम फिनांस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इनकी टॉपिक है जेपी मॉर्गन की। आगे बढ़ते हैं सर, और सिटी की भी रिपोर्ट आई है, सिटी की रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। सिटी का मानना है कि अब ये जो गिरावट है ये अब हो चुकी है और इसके बाद शेयर बाजार की स्थिति नॉर्मल होगी, क्योंकि ये वैल्यूएशन फ्रंट पे काफ़ी हद तक खेल रहे हैं। वैल्यूएशन बोल रहे हैं कि नॉर्मल हो जाएंगे, अब वैल्यूएशन इंडियन मार्केट की ठीक है। ऐसे में सिटी की रिपोर्ट आपको कैसे दिख रही है? 26,000 का टारगेट इन्होंने भी दिया है दिसंबर तक का। बिल्कुल, अच्छी बात यही है कि हम ऑल टाइम हाई के आसपास की रिपोर्ट्स सभी विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस से देख रहे हैं कि 26,500, 26,000, ये एक अच्छी चीज़ है। अब 13.5% चलेगा बाजार या 15% चल जाए, 10% भी चल जाए, मैं तो ये बोलता हूँ कि तो मार्केट में बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज दोबारा से गुलजार हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस रिपोर्ट में देख रहा था वो है, इन्होंने बोला कि जो पी मल्टीपल है अब मार्केट का, वो शेयर बाजार का पी मल्टीपल अब 19 के पास आ गया। यानी कि आप हिस्टोरिकल पी मल्टीपल देखें तो आप उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर फेयरली वैल्यूड और नियर बाय टू फेयर वैल्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, हम एक जमाने में होते थे सत्यम, जबकि 16 का मल्टीपल बहुत अच्छा मल्टीपल कहलाता था कि मतलब हम रिच हो गए हैं वैल्यूएशन से।
वैल्यूएशन पर, तो थोड़ा सा हम सस्ती साइड पर आते थे कि 16 के नीचे के पी मल्टीपल को देखें। अभी क्या हो गया, 20-22 के पी मल्टीपल पर हम कंफर्टेबल हो गए। इंडियन मार्केट की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको देखते हुए 20-22 की ग्रोथ पर हम पी मल्टीपल पर कंफर्टेबल है। तो 19 के पी मल्टीपल पर तो हम बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हैं। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप शेयर चुन रहे हैं, मेरी जो आज लाइव शो में भी बात हो रही थी बड़े बड़े एक्सपर्ट से, तो वो बोल रहे थे कि भाई देखो, आपको सिंपल करना है कि 20 के पी मल्टीपल के नीचे की कंपनियां ढूंढ लो, फिर उनमें ग्रोथ ढूंढो कि कहां पर ग्रोथ सबसे पहले आएगी, जहां पहले आएगी वो खरीद लो। तो इन्होंने भारत का इंडियन इक्विटीज का पीई 19 के आसपास बोल दिया, जो कि सर 5 साल का एवरेज अगर हम देखें तो इसी के आसपास ही रहता है। तो और एक और चीज़ पे ये बुलिश है, वो है सरकारी कैपेक्स। सिटी का ये भी मानना है कि सरकारी कैपेक्स बढ़ने से भी भारतीय शेयर बाजार को फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं इनके टॉप पिक की। तो इनके टॉप पिक में शामिल हैं HDFC बैंक, कोटक बैंक, मारुति, HDFC लाइफ और टोरेंट फार्मा। ऐसी कंपनीज इनके टॉप पिक में शामिल हैं। अगली रिपोर्ट पर चलते हैं और मॉर्गन स्टैनली, ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कमबैक होने वाला है। बहुत लोगों का कमबैक नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इंडियन इक्विटीज़ का कमबैक होता है या नहीं। कैसी लग रही है सर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आपको? क्या इंडियन इक्विटीज़ अब अपना बॉटम बना चुकी हैं और अब कमबैक की तरफ हम चल रहे हैं? देखिए, मॉर्गन स्टैनली वैसे तो इंडिया के फेवर में काफ़ी हद तक रहते ही हैं। उनकी रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया का बुल मार्केट कभी ख़त्म नहीं हो रहा, और इनफैक्ट वो सही भी प्रूव हुए। ऐसा नहीं कि क्योंकि इंडिया की बुल स्टोरी देखें, बुल मार्केट की स्टोरी तो हमेशा अच्छी ही रही है जी। अब ये करेक्शंस आती हैं 15%, इस बार करेक्शन थोड़ी डीप हो गई है। इस बार हुआ क्या है कि करेक्शन जो होती है ना सत्यम, अगर वो जल्दी से आ जाए तो आपके शेयर उतना डैमेज नहीं करते जी। मैं कहता हूँ 3 दिन में मार्केट 3% करके या 5% करके गिर जाता है, तो आपके शेयर 10% करके 3 दिन में गिरेंगे। फिर जो रिकवरी का प्रोसेस होगा वो चौथे दिन से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 15% इंडेक्स गिर रहा है और वो 6 महीने 5 महीने लगा रहा है, तो आपके शेयर का जो डैमेज है ना, वो आपको डेली टेंशन देगा। जैसे आप याद करो 4 जून को 4000 पॉइंट मार्केट टूट गया था। उस दिन सारे शेयर 10 से 20% तक टूट गए थे, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। अब उस दिन क्या हुआ कि उसी वीक में जब गवर्नमेंट स्टेबल बन गई, जब लोगों को विश्वास आ गया, तब उसी वीक में वो सारी चीजें रिकवर हो गई। तो आपको वो 4 जून पिंच नहीं कर रहा। अभी तो आपको यही नहीं पता कि आप कौन से दिन को आइडेंटिफाई करें, उस दिन को सोचे कि वो दिन खराब था। ये तो महीने खराब चल रहे हैं जी, लगातार गिरावट देखने को तो अक्टूबर से लेके 27 सितंबर को हमारा ऑल टाइम हाई लगा, वहां से हम लगातार अच्छे दिन देख ही नहीं पा रहे। तो ये थोड़ा सा जो टाइम करेक्शन है, ये परेशान कर रहा है। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट कि वो कह रहे कि भाई ठीक है, एक मार्केट अब स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए तैयार है। तो हमें भी लग रहा है, हम वैल्यूएशन की बात भी कर चुके, हम इंडेक्स की बात कर चुके कि भाई इंडेक्स ये चलेगा, वैल्यूएशन ये आ गई है। तो तीसरी रिपोर्ट जो कह रही है कि टैक्स रिफॉर्म से एफडीआई बढ़ेगा, बिल्कुल है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म सरकार ने कर ही दिया बजट में इस बार 2 ट्रिगर थे। एक बजट के साथ एक तो टैक्स रिफॉर्म हुआ, और उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी, वो भी एक इंटरेस्ट रेट कट, वो भी एक बड़ा रिफॉर्म है। तो 2 एक साथ मार्केट को फ्यूल मिले, चलना चाहिए था, मार्केट नहीं चला, ठीक है। अब ये बुलिश है तो मानना पड़ेगा इनकी रिपोर्ट को। जी, टैक्स रिफॉर्म्स का महत्वपूर्ण योगदान है कंजम्पशन वगैरह को बढ़ाने में भी, लेकिन इसके साथ सर एक और चीज़ पे ये बुलिश है, और वो है रिटेल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इनफ्लो। हम लगातार देख रहे हैं कि सिप्स के जरिए बड़ा अमाउंट आ रहा है मार्केट में, तो उसका भी, वरना ये गिरावट और भी भयानक हो सकती थी अगर सिप्स नहीं आते तो। बिल्कुल सत्यम, देखो 2008 में आप देख लीजिए, एफआईज ने जितना अभी माल बेचा उसका 1/3 माल बेचा था, और मार्केट उस समय आई रिमेम्बर आई थिंक 1/3 वैल्यूएशन पर ही रह गया था जी, ठीक है। और अभी आप 2020 का देख लीजिए, 12,000 वाली निफ्टी 7600 पर आकर रुकी थी, जब एफआईज ने इससे भी बहुत कम सेलिंग की थी। बिल्कुल, मतलब 1/3 सेलिंग, या आप कह लीजिए कि 50% सेलिंग उन्होंने की थी, और उसी में मार्केट कहाँ आ गई थी। हालांकि उस समय उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, या ये कह लीजिए कि उनका मूड उतना बियरिश नहीं था। इस बार पता नहीं क्या हुआ है कि उन्होंने बहुत तेजी से सेलिंग कर दी है। ये सेलिंग मार्केट बहुत एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रुपया साथ नहीं दे रहा है। अगर रुपया साथ दे दे तो शायद एफआईज की सेलिंग रुक जाएगी जी। तो बिल्कुल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं, जिसका मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, और आने वाले टाइम में उसके बलबूते बाजार आगे की तरफ कमबैक करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में कोई टॉपिक नहीं है, हम अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट रिपोर्ट की तरफ। एमके इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की भी एक रिपोर्ट आई है, और सर ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोला है कि अप्रैल तक एफआईआईज़ की बिकवाली खत्म हो जाएगी। हालांकि इन्होंने दिसंबर में निफ्टी का टारगेट 25,000 ही दिया है, बाकी 26,000 दे रहे हैं,
लेकिन FIIs की बिकवाली ये अप्रैल में खत्म करें, यानी 2 महीने अभी और मार झेलनी है हमें। बिल्कुल सत्यम, देखो ये ठीक है, देखिए एनालिस्ट का अपना ओपिनियन होता है, और अगर कल से FIIs की बाइंग शुरू हो जाए तो हम क्या कर लेंगे जी, या FIIs की सेलिंग अप्रैल के बियॉन्ड भी चले तो हम क्या कर लेंगे। लेकिन बात ये कि कैलकुलेशन है, उनको लगता है कि शायद रुपी का जो डेप्रिसिएशन है एक लेवल तक पहुंच चुका है, क्योंकि हमने जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, मुझे याद है कि JP मॉर्गन की मैंने एक रिपोर्ट पर डिस्कशन किया था, और उसमें ये था कि इमर्जिंग मार्केट की करेंसी यहाँ से करीब करीब 10% टूट जाएंगी, और हमने उसके बाद देखा कि रुपी उस समय 84 चल रहा था, करीब करीब अभी 87 के आसपास आ गया, तो ऑलमोस्ट हम 5% टूट चुके हैं। अब और 2-4% टूट जाएंगे, ये उसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई 4 महीने, अगर 2-3 महीने में आप 5% करेंसी की मार झेल लेते हैं और 1-2 महीने झेल लीजिए, उसके बाद रुपया स्टेबल हो जाएगा। वहाँ पे जितने नेगेटिव ट्रिगर हैं अप्रैल में, वो इसलिए भी शायद बोल रहे हैं कि अप्रैल में ये भी क्लैरिटी आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप किस देश पर कितना टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि उन्होंने 1 अप्रैल की डेट तय की है टैरिफ लगाने को लेकर, कि टैरिफ 1 अप्रैल तक उनको रिपोर्ट मिलेगी, 2 अप्रैल को वो अनाउंस कर देंगे कि इस देश पर कितना टैरिफ लग रहा है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी, तो अपने आप मार्केट को जो करना होगा वो ऊपर की साइड पर वो करेगा। जी, तो MK के हिसाब से भी निफ्टी 25,000 तक पहुंचने का अनुमान, और FIIs की सेलिंग अप्रैल महीने तक खत्म होने की अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, हेल्थ केयर और रियल स्टेट सेक्टर पर इन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है सर। इनके टॉप पिक जान लेते हैं, और वो हैं ल्यूपिन, जोमेटो, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, स्कॉट्स और पेटीएम। ये MK के टॉप पिक हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच सर, इतने आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये चारों रिपोर्ट समझाने के लिए। सर, आपको ये डिस्कशन कैसी लगी? आप क्या इस समय एक कमबैक की एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं? क्या भारतीय बाजार अब यहाँ से एक नई रैली दिखा सकते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वह ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।